हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, लेकर आए हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग लेक्चर क्लास 10th के बच्चों के लिए काफी दिन के बाद, जिसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज कौन सा टॉपिक जानेंगे? आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे 10th बोर्ड के हिसाब से, जिसका नाम है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि कंफर्म है कि इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन 100% आएगा। जनरली वो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आता है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो होते हैं कार्बन के, उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आता है। कैसा वो क्वेश्चन होगा, किस तरीके से उसको आंसर करना है, सारी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि भाई एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है। फॉर्म ऑफ कार्बन तो ठीक है, एलोट्रॉप क्या होता है? ये वर्ड बड़ा टेक्निकल वर्ड है एलोट्रॉप, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा सिंपल सी बात है। मतलब कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को जिस नेचुरल फॉर्म में दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है, जिस किसी भी नेचुरल फॉर्म में नेचुरल तरीके से वो दुनिया में पाया जा सकता है, उसको उस एलिमेंट का एलोट्रॉपिक फॉर्म कह देते हैं। तो व्हाट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म? कि कोई भी एलिमेंट दुनिया में, अर्थ पे, किस नेचर में, किस नेचुरल तरीके से, किस फॉर्म में, किस रूप में पाया जा सकता है, उसको हम उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। जैसे अपन है भाई, अपन इस धरती में जो पाए जा रहे हैं वो किस रूप में पाए जा रहे हैं? इंसानों के रूप में पाए जा रहे हैं। तो इंसान वाला जो ह्यूमन नेचर है वो हमारा एलोट्रॉपिक फॉर्म है, कि हम एज अ ह्यूमन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन नेचुरली कैसे पता चलेगा यार ये कार्बन है? किस चीज को देखकर तुम कार्बन बोलोगे? मतलब कार्बन का वो प्रारूप, या कह लो वो रूप क्या है, जिसको तुम बोलो कि सर ये ना प्राकृतिक रूप से ऐसी इसी रूप में पाया गया है। तो वो जो रूप होगा उसका कार्बन का, वो उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म होगा, या उसका वो एलोट्रॉपिक नेचर होगा। और कार्बन दुनिया में जो मेनली पाया जाता है वो 4 रूपों में पाया जाता है। एक डायमंड, एक ग्रेफाइट, एक बकमिंस्टर फलरीन और एक कोक। ऑल्दो हम कोक की बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो कोक होता है वो अमॉर्फस फॉर्म होता है। अमॉर्फस फॉर्म क्या होता है आप आगे की क्लासेस में जानोगे। लेकिन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के रूप में जो फॉर्म होता है वो 3 होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फलरीन। इन तीनों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो बेसिकली जो कार्बन का नेचुरल एग्जिस्टिंग फॉर्म है, जिसमें कार्बन नेचुरली जो दुनिया में पाया जाता है, तो कार्बन जो नेचुरली दुनिया में पाया जाता है, या कार्बन के जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, वो दुनिया में बेसिकली 3 होते हैं। जो हमारे सिलेबस का पार्ट है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, जिसको हम कह सकते हैं, वो 3 होते हैं। जिसमें सबसे पहला ग्रेफाइट, या पहला डायमंड कह लो, जो भी आपको लगे, दूसरा फिर डायमंड, और तीसरा विल बी बकमिंस्टर फलरीन, जिसको आप सिंपल शब्दों में फलरीन्स भी कह सकते हो। तो दिस इज बकमिंस्टर फलरीन्स, जिनको आप सिंपल फलरीन्स भी कह सकते हो। बकमिंस्टर एक्चुअली एक आर्किटेक्ट का नाम था, जिसने एक डोम बनाया था यूएस में। एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर, गुंबद टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, और वो स्ट्रक्चर फलरीन के स्ट्रक्चर से रिसेंपल करता है। तो इसलिए उसको रिलेट करने के लिए उन्होंने नाम पूरा बकमिंस्टर फलरीन दे दिया। तो ये याद रखना, बकमिंस्टर वो साइंटिस्ट नहीं है जिसने फलरीन की खोज की थी, फलरीन को डिस्कवर किया था। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है बकमिंस्टर कोई साइंटिस्ट का नाम है और उसने ना फलरीन एलोट्रॉपिक फॉर्म की खोज की होगी कार्बन की, तो इसका नाम बकमिंस्टर फलरीन पड़ गया। नहीं भैया, फलरीन्स उसको सिंपल बोला जाता है। बकमिंस्टर एक आर्किटेक्ट का नाम है जिसने यूएस में एक डिजाइन किया था एक डोम को, जिसका शेप फलरीन के शेप से मिलता है, इसलिए यहां पर रिलेट करने के लिए बकमिंस्टर फलरीन कर दिया। तो ये सब बातें अपन खैर करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे, बट दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ कार्बन एज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो ये जो कार्बन का है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और ये एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन का मिलेगा। और हमको अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है, सबकी प्रॉपर्टीज भी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर पहले देखेंगे कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या कहते हैं। द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस, नेचुरल फॉर्म में जिसमें वो एग्जिस्ट करेगा कोई भी एलिमेंट, इन 2 or more forms which have different physical properties but identical chemical properties is called allotropy, and the different forms are called as allotropic forms or simply allotropes. तो allotrops में बहुत खास बात है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़ी अलग होंगी। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर एक्चुअली अलग है, लेकिन चूंकि वो एलिमेंट तो एक ही है। जैसे कार्बन की अगर बात करो तो कार्बन, ग्रेफाइट भी कार्बन है,
डायमंड भी कार्बन है और फ्लोरीन भी कार्बन है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से जो समझ में आता है वो क्या, कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स या एलोट्रोप्स will have same chemical properties। एलोट्रोपिक फॉर्म्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो सेम होंगी, क्योंकि सब कार्बन ही है। तो कार्बन जो रिएक्ट करता है उसी से करेगा, जिससे नहीं करता उससे नहीं करेगा, तीनों में तो सेम प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल, बट हैव डिफरेंट कौन सी प्रॉपर्टी, बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनके बीच में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो कार्बन का अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर है वो काफी चेंज हो गए, जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया। और जब अरेंजमेंट बाबू चेंज हो जाता है ना, तो वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले चेंज होती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। चलो स्टेट तो यहां पर सबकी सॉलिड ही रहेगी, लेकिन फिजिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, क्योंकि ये सब अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है कि यार एलिमेंट ने खुद को कैसे अरेंज किया। तो यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। सो कार्बन occurs in 3 crystalline allotropic forms which is diamond, graphite and fullerenes, जिसको आप बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कह सकते हो या सिंपल C60 भी कह सकते हो। C60 क्यों कहते हैं, चर्चा इसकी डिटेल में करेंगे, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर तुमको एलोट्रोपिक फॉर्म की डेफिनेशन दी है या एलोट्रोपी की डेफिनेशन दी है, ठीक है। और इस पूरी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जिसको मैंने स्टार बनाकर तुमको बताया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलोट्रोप को लेकर, कि उनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आगे चर्चा करते हैं और एक काम करते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स पर और डिस्कशन करते हैं। ऑल दीज 3 एलोट्रोप्स एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो तीनों जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, और इन तीनों में अगर आप देखोगे तो ये तीनों प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन के, मतलब कार्बन प्योर रूप में इनमें पाया जाता है। एक्चुअली ये कार्बन ही है, डायमंड में कार्बन नहीं पाया जाता, पूरा डायमंड ही कार्बन है। ग्रेफाइट में कार्बन नहीं पाया जाता, पूरा ग्रेफाइट ही कार्बन है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, for example, when diamond, graphite or fullerene is burned in air, a colorless and odorless gas called carbon dioxide is formed। क्योंकि कार्बन जब एयर में जलेगा, तो कार्बन जब जलेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक कलरलेस ओडरलेस गैस होती है। तो जब भी आप कार्बन को जलाओगे, किस रूप में, डायमंड के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में या फ्लोरीन के रूप में, हर रूप में आपको कौन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, एंड इज फॉर्म्ड व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस करेगा। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, तो चूने के पानी को मिल्की अपीयरेंस दे देगा, दूधिया रंग का अपीयरेंस दे देगा। कैसे दे देगा, ये रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ रखी है। CO2 अगर चूने के पानी से रिएक्ट करेगा तो दिस बिकम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी हो गया और रिएक्ट कर रहा है तो ये बन गया CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यहां से रिलीज हो रहा है H2O। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का जो फॉर्म है ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, इसका मिल्की अपीयरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। तो दिस विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो बिकॉज ऑफ दिस लाइम वाटर मिल्की अपीयरेंस का होता है, दूधिया रंग का दिखने लगता है, ठीक है। The physical properties of these 3 allotropes of carbon are however different due to different arrangements of carbon atoms in them। जैसा मैंने बताया केमिकल प्रॉपर्टी तो चलो सेम होगी क्योंकि सब कार्बन के बने, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी क्योंकि कार्बन का जो अरेंजमेंट है, कार्बन के जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो एटम्स का अरेंजमेंट बदल जाएगा, तो इस वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक एलोट्रोपिक फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायमंड की, ठीक है। डायमंड के बारे में मैं पहले खुद से कुछ चीजें बता दूं। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। मतलब आपको सबसे हार्ड क्या लगता था, पत्थर, चट्टान, माउंटेन वाला पत्थर, वो भी सॉफ्ट है डायमंड के सामने। डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई। मतलब अगर तुम्हें कहीं रोड बनानी है, ब्रिजेस बनानी है, टनल बनानी है, तो तुम्हें चट्टानों को काटना पड़ता है, राइट। उन पहाड़ों को और चट्टानों को काटने के लिए डायमंड के कटर्स लाते हो भाई। तो डायमंड के कटर्स कैन कट माउंटेन्स एंड रॉक्स, बट माउंटेन्स और रॉक्स कभी डायमंड को नहीं काट पाएंगी। तो डायमंड इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस है और बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका डायमंड का। इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट, सबसे डेंस सब्सटेंस है। सो
सबसे पहले अक्रेंस की बात करते हैं, डायमंड कहां पाया जाता है? तो भैया डायमंड जो है वो साउथ अफ्रीका में, ज़ैरे, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एटसेट्रा इन सब देशों में पाया जाता है, जहां पर साउथ अफ्रीका में उसका अबेंडेंस है, डायमंड का अबेंडेंस है। नेक्स्ट, they have also been synthesized by subjecting pure carbon to a very high pressure around 50,000 to 60,000 atm। आप लैब में भी डायमंड बना सकते हो, लेकिन उसका इतनी जुगाड़ करनी पड़ेगी कि 50,000 से 60,000 एटीएम का प्रेशर तुम्हें लगाना पड़ेगा। मतलब सोच लो 50,000 60,000 एटीएम का प्रेशर आसान नहीं है भाई ये पाना, बट अगर पा लिए, और हाई टेम्परेचर लगभग 1873 केल्विन 1873 केल्विन का अगर तुमने अचीव कर लिया, 1873 केल्विन का टेम्परेचर, तब तुम कार्बन के साथ डायमंड का फॉर्मेशन देख सकते हो। मतलब कार्बन को जब सब्जेक्ट करोगे प्योर कार्बन को, तो डायमंड के फॉर्म में आ जाएगा। The synthetic diamonds are small in size but are otherwise indistinguishable from natural diamonds। बहुत छोटे साइज के बनते हैं सिंथेटिक डायमंड जो आप लैब में बनाते हो, लेकिन ये नेचुरल डायमंड जैसे ही होते हैं। मतलब आप इनमें फर्क नहीं कर सकते कि यार ये नेचुरल डायमंड है या लैब में बनाया गया डायमंड। दोनों की प्योरिटी बराबर होती है और दोनों का जो मार्केट में रेट है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है। बट मुश्किल जाता है इसको बनाना, मतलब आसान नहीं है। इसलिए जब आप देखोगे ना तो डायमंड को नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है। कहां से ऑब्टेन होता है? ये खदानों से, जो कोयले की खदानें होती हैं उसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से जो कोयला होता है वहां कार्बन का फॉर्म वो अपने आप को डायमंड में कन्वर्ट कर लेता है। क्योंकि जमीन के नीचे वो दफन है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर उसको कई सदियों से मिल रहा है, तो वो कोयला का जो कार्बन है वो अपने आप को डायमंड का शेप वहां ले लेता है, तो हम उसको नेचुरल फॉर्म बोल देते हैं। तो जनरली वो वहीं से पाया जाता है, ठीक है। तो ये लिख लो, क्योंकि यहां पर थोड़ा सिंथेटिक डायमंड और डायमंड के अबेंडेंस की बात करी गई है कि किस देश में वो ज्यादा मिलता है, कहां वो ज्यादा मिलता है, ये सारी चीजों को लेकर बात है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, थोड़ा और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझना, अगर तुमसे पूछो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो तुम्हें एक दो वर्ड में अगर आंसर देना है तो बड़ा सिंपल है, इट्स अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ टेट्राहेड्रल शेप, या 3 डायमेंशनल नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऐसा कह लो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऐसा कह लो। पहली बात तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है। टेट्राहेड्रल मतलब वो ज्योमेट्री जिसमें 4 फेसेस होते हैं भाई। जिस ज्योमेट्री में 4 चेहरे हो, 4 फेसेस आपको दिखाई दें 3D ज्योमेट्री में, उसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। और उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का 3D नेटवर्क होता है, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो एक्स एक्सिस में भी अपने आप को फैलाता है, वाई में भी फैलाता है और जेड में भी फैलाता है, तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो टेट्राहेड्रल में याद रखना, हर कार्बन जो है वो 4 कार्बनों से बॉन्डेड रहेगा। थोड़ा सा मैं टेट्राहेड्रल तुमको बनाकर बता देता हूं सो दैट तुम्हें क्लियर हो जाए, डायमंड का स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने को मिले तो कैसे बनाना है, देख लो। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, पहले मैं सिंगल क्रिस्टल बनाता हूं, टेट्राहेड्रल का सिंगल क्रिस्टल बनाता हूं ताकि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सिंगल क्रिस्टल बना रहा हूं, देखना, यह है कार्बन, इससे जुड़ेंगे 3 कार्बन, ये नीचे 3 कार्बन और ऊपर एक चौथा कार्बन, 4 बॉन्ड बनाने, तो उस कार्बन ने 4 बॉन्ड यहां बना लिए। अब यहां देखो, तुम टेट्राहेड्रल शेप दिखाना चाह रहा हूं भाई मैं तुमको। टेट्राहेड्रल शेप कैसे दिखेगा, ये देखो, ये बन गया बेस, दिस इज अ बेस, और इस बेस के ऊपर आपका पिरामिड है, ये देखो, ये पिरामिड है। अब ये तुमको जो ज्योमेट्री दिख रही है, इट्स अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसके 4 फेसेस दिख रहे हैं, एक ये फेस जो मेरी तरफ गिर रहा है, एक ये फेस जो यहां गिर रहा है, एक इसके पीछे जो उस साइड गिर रहा है, और एक इसके पीछे जो इस साइड गिर रहा है। क्लियर हो गया? अगर मैं अलग अलग कलर कर पाऊं तो मैं तुमको अलग अलग कलर करके दिखा देता हूं। वो एक तुमको ये फेस दिख रहा है, ठीक है, एक ये सामने का फेस दिख रहा है, ठीक है, ये एक फेस दिख रहा है, एक इसके पीछे फेस दिख रहा है तुमको, ये आपको दूसरा फेस दिख रहा है, ये इसके पीछे वाला, ये जो मैंने पर्पल कलर का बनाया है ये एक्चुअली इसके पीछे वाला फेस है, ठीक है। एक सामने फेस है, एक ग्रीन कलर का, एक पर्पल कलर का इसके पीछे फेस है। एक इधर देखो, एक इसका पीछे का पहले बना देता हूं, ये पीछे का फेस है, जो येलो कलर से बना रहा हूं ये इसका पीछे का फेस है, ठीक है। और एक ये सामने का फेस है, ये एक सामने का फेस है जिसको मैं रेड कलर का बना देता हूं, ये तुम्हारा सामने रेड कलर का फेस,
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तुमको टेट्राहेड्रल अब समझ में आ गया होगा। चार अलग अलग कलर से मैंने बता दिया है, तो चार फेसेस है, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल और दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं, ये तुम 11th क्लास में पढ़ोगे, एंगल की जरूरत नहीं है इतनी। लेकिन अब आगे देखो डायमंड फॉर्म कैसे होता है। अब सुनो, ये जो एक कार्बन आपको यहां दिख रहा है, ये फर्दर 3 कार्बन से बॉन्ड होता है, ये, और चौथा कार्बन तो ये है ही, इसके साथ भी वो टेट्राहेड्रल बनाएगा। कैसा? ये फिर बेस बन गया, ये और ये फिर टेट्राहेड्रल बन गया। फिर इस कार्बन की बात करो, ये एक और कार्बन है, यहां देखो, ये एक और कार्बन है, 1 2 3। फिर क्या करेंगे? इसका बेस बनाएंगे, ये इसका बेस बन गया, देखेंगे यहां पर ये बेस बन गया। ठीक है, ये मेन कार्बन ऊपर है, 1 2 3 4, 4 फेस बन गए। ठीक है, फिर ये एक कार्बन बन गया, इस कार्बन के फिर आप 3 कार्बन से बॉन्ड करोगे, ये कार्बन के 3 बॉन्ड, ऊपर एक चौथा कार्बन यहां ऑलरेडी है ही, बेस बनाएंगे, बेस बनेगा, देखो आप ऐसा, यहां पर देखेंगे आप, ये बेस बनेगा, ये बेस बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 2 3 4, ये एक और टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है? देखो ये डायमंड का शेप लेता जा रहा है, ऐसे ये पूरा सर्कल पीछे तक घूमकर आएगा भाई, यहां पर ये पूरा सर्कल पीछे तक घूमकर आएगा यहां पर, तो ये बन गया पूरा आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और ये आपका शेप दे देगा किसका? डायमंड का शेप। तो दिस इज योर डायमंड, ये 3 डायमेंशनल बन गया डायमंड। थोड़ा सा ये ज्यादा फैल गया है तो इसको थोड़ा छोटा कर देना, लेकिन ये पूरा 3 डायमेंशनल डायमंड बन गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये 3D नेटवर्क है, इसलिए इसको बोलते हैं 3D नेटवर्क ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 3D नेटवर्क ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये आपका मेन चीज है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का ये 3D नेटवर्क है आपका, 3D नेटवर्क। तो इसी को वापस अपन समझते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने दे दूंगा अभी मैं टाइम। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो हर कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से अटैच था, यही मैंने दिखाया था। ये कार्बन है तो नीचे 3 कार्बन और ऊपर का 1 कार्बन। ऐसे इस कार्बन की बात करो, नीचे 3 कार्बन ऊपर 1 कार्बन। इस कार्बन की बात करो, नीचे 3 कार्बन ऊपर 1 कार्बन। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिसमें हर एक कार्बन जो होगा वो 4 कार्बनों से बॉन्ड होगा। अदर कार्बन बाय स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे क्योंकि कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है? खुद के साथ बॉन्ड कर सकता है। तो खुद के साथ हर कार्बन का मॉलिक्यूल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, और जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो इट गोइंग टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ द 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स लाई एट द 4 वर्टाइसेस कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो 4 वर्टाइसेस पर ये अपने आप को क्या करेंगे? अपने आप को ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहां पर अगर इस टेट्राहेड्रल को देखो तो ये एक कार्बन है, ये एक वर्टाइस हो गया। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, ये देखो, इसमें आप देखो ये 4 1 2 3 4, ये 4 वर्टाइसेस हैं आपके कार्बन के, दिख रहे हैं? फिर से 1 2 3 और 4, तो ये आपको 4 वर्टाइसेस दिख रहे होंगे जहां पर आपको कार्बन दिखेगा। ये 4 वर्टाइसेस हो गए। तो यहां पर आपके 4 वर्टाइसेस पर 4 कार्बन जो है वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे। दिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स गिव्स डायमंड अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। जब 3 डायमेंशनली वो फैलेगा तो स्ट्रक्चर बड़ा रिजिड होगा, बड़ा डेंस होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में बड़ी क्लोज पैकिंग होगी, और क्लोज पैकिंग बड़ी पास पास होनी है, मतलब वॉल्यूम कम होगा तो ज्यादा मास होगा कम वॉल्यूम में। और भैया जब ज्यादा मास होगा कम वॉल्यूम में तो इट मींस इट विल बी हैविंग अ वेरी गुड डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी, वेरी रिजिड। तो ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाएगा इस कारण से। Thus, a crystal of diamond is a giant molecule consisting of only carbon atoms, और इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, and it will be a very giant molecule। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, प्लस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर मैंने तुमको स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा सा तुम और एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हो अगर परफेक्ट शेप में ले आओ तो, बाकी ये आपकी स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा आगे और चल देते हैं और आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जैसा मैंने आपको अरेंजमेंट करके दिया था लगभग वैसे ही अरेंजमेंट है। तो ये आप देखो, एक टेट्राहेड्रल आपको बनता हुआ दिखेगा, ये टेट्राहेड्रल आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है,
ये टेट्राहेड्रल आपको एक बनता हुआ दिख रहा है और यही टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल नेटवर्क में पूरी तरीके से फैलेगा, 3D नेटवर्क में पूरे तरीके से फैलेगा। तो ये आपको दे देगा डायमंड का स्ट्रक्चर। आगे चलते थोड़ा सा और बात करते हैं, अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, एलोट्रॉप्स के सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी अलग अलग होंगी। जो डायमंड के पास है वो ग्रेफाइट के पास नहीं होगी, जो इन दोनों के पास है वो फल्लेरीन के पास नहीं होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग होगी, तो उसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। सबसे पहले हार्डनेस की बात करते हैं। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सबसे भैया डायमंड है। क्यों है? द 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। 3 डायमेंशनल जो नेटवर्क बना लेता है वो टेट्राहेड्रल का, जिसके कारण मॉलिक्यूल में ना बहुत क्लोज पैकिंग हो जाती है, इतना जंजाल टाइप का बन जाता है, 3D नेटवर्क बन जाता है कि इतनी क्लोज पैकिंग हो जाती है कि उसके अंदर ना बहुत रिजिडिटी आ जाती है, बहुत हाई डेंसिटी आ जाती है, जिसके कारण उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। सेकेंड थिंग, हाई डेंसिटी, हार्डनेस आएगी तो हाई डेंसिटी होगा। ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर द कार्बन एटम्स इन डायमंड आर क्लोजली पैक्ड। एज आई सेड कि वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड हेंस डायमंड हैज अ हाई डेंसिटी। तो डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई साइड पर आ जाती है। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर भैया डेंसिटी ज्यादा होगी या रिजिडिटी बहुत ज्यादा होगी या हार्डनेस बहुत ज्यादा होगी तो जाहिर तौर पर मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसको आप आसानी से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज हैं और इतने 3 डायमेंशनल नेटवर्क में कि उनको दूर करोगे तभी लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो उनको दूर करने में आपको ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो इट विल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड to break the network structure of diamond, therefore the melting point of diamond is quite high, जो कि 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि डेटा ऐसे याद नहीं रखना होता, बट फिर भी अगर कोई पूछे व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, तो इट इज समवेयर अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो दिस विल बी द मेल्टिंग पॉइंट जहां पर वो पिघलना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा और, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। डायमंड में आपने कार्बन को देखा होगा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ठीक है। तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में भैया 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से बॉन्ड हो गए ना, ये तो चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन से बॉन्ड हो गए ना। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये बन गया बेस और ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल। तो चारों जो इलेक्ट्रॉन थे ये तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना गए, तो इसका मतलब इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टिविटी चाहे हीट हो या थर्मल हो, क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भागेंगे तभी तो कंडक्टिविटी कर पाएंगे, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। इसका मतलब डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ heat and electricity. So since all the 4 valence electrons are firmly held in carbon-carbon single bonds, चारों इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्मली हेल्ड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, देयरफॉर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायमंड क्रिस्टल। इसलिए डायमंड क्रिस्टल के अंदर आपको कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं दिखेगा, इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है। सो देयरफॉर डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट हाँ, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। बट अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करोगे तो ये गुड कंडक्टर है। इट हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, अबाउट 5 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर। क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी नहीं है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो भागते हैं। फिजिक्स क्या कहती है? करंट कहां ट्रैवल कर सकता है, करंट कहां से कंडक्ट हो सकता है? जहां पर एक चार्ज हो, दूसरा वो चार्ज भाग सके। तो चार्ज तो पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है, चार्ज तो है, लेकिन वो भाग नहीं सकते क्योंकि वो बॉन्डेड है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। बट थर्मल कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं क्योंकि उनमें चार्ज, फ्री आयंस का होना जरूरी नहीं है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, लगभग 5 गुना ज्यादा है कॉपर की कंडक्टिविटी से। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द डायमंड टिप्ड टूल्स डू नॉट ओवरहीट एंड हेंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग एंड कटिंग पर्पसेस। तो ड्रिलिंग और कटिंग पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो डायमंड के टिप टूल्स होते हैं दे डू नॉट ओवरहीट, तो वो बहुत ज्यादा ओवरहीट नहीं करते, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है, तो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं और इस वजह से वो खुद से ओवरहीट नहीं होते। इसलिए कटिंग और ड्रिलिंग पर्पसेस में जो टूल्स यूज होते हैं उसके लिए हम डायमंड कटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो आप, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और यहां पर आपको ये डिटेल मिलती है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और,
ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है भैया डायमंड की ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है, बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा होता है। सो बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण डायमंड कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट लाइट। डायमंड के अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है लाइट का और रिफ्रैक्शन भी होता है, मतलब लाइट टकराकर बाउंस बैक भी हो जाती है और लाइट टकराकर पेनिट्रेट होकर पास भी हो जाती है। तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन भी होता है, बहुत अच्छा रिफ्रैक्शन भी होता है। एज अ रिजल्ट डायमंड्स आर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, और इस वजह से डायमंड को क्या माना गया है कि भैया डायमंड जो है वो बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। क्लियर हो गया? ट्रांसपेरेंसी पे भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी लेकर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, यूजेस। डायमंड के यूजेस आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे। पहला, बिकॉज ऑफ हार्डनेस डायमंड्स आर यूज्ड फॉर कटिंग ग्लासेस, मेकिंग बोरर्स, फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड फॉर मेकिंग अब्रेसिव्स। इनकी हार्डनेस के कारण, इनकी रिजिडिटी के कारण ये क्या कर सकते हैं, कटिंग टूल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिलिंग टूल्स की तरह इनका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ग्लास को काटने के लिए, रॉक को काटने के लिए, चट्टानों को काटने के लिए, पहाड़ों को काटने के लिए आप डायमंड कटर्स का इस्तेमाल करते हो। दूसरी बात, when a diamond is cut and polished, brilliant light is refracted from its surface। जब डायमंड को कौन काटेगा? डायमंड को डायमंड ही काटेगा, तो डायमंड कटर ही लाने पड़ेंगे डायमंड को काटने के लिए। लोहा ही लोहे को काटता है, ऐसी कहावत है ना, डायमंड को डायमंड ही काटेगा। तो जब डायमंड को आप काटोगे तो उसका सरफेस बड़ा पॉलिश्ड रहेगा और उसमें से बहुत ज्यादा लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, जो कि शाइनी सरफेस बनाएगी। दैट इज वाई डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग प्रेशियस जेम्स एंड ज्वेलरीज। इसलिए डायमंड की ज्वेलरीज आपको बनती हुई दिखती हैं, क्योंकि वो बहुत चमकीली होती हैं, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है, जिसके कारण वो बहुत शाइनी अपीयरेंस देती है। शार्प एज डायमंड्स आर यूज्ड एज अ टूल बाय आई सर्जन्स टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आईज विद ग्रेट प्रिसीशन। शार्प एजेस जो होते हैं डायमंड के, वो अलाउ करते हैं कि जो आई सर्जन्स होते हैं वो कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट कर पाते हैं, क्योंकि कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट में बहुत प्रिसीशन चाहिए, जो डायमंड के कटर्स के थ्रू यूज किया कर उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये जो आई सर्जन्स होते हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। तो यूजेस का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन आगे और चर्चा करेंगे यूजेस को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके आगे अगर अपन बात करें ग्रेफाइट की, अब हम डायमंड के बाद आ गए हैं सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म विच इज कॉल्ड ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट भी कार्बन ही है बेसिकली, बट वहां पर कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। कैसा अरेंजमेंट है उसकी चर्चा हम करते हैं, वो अरेंजमेंट कैसे अलग होता है उस चीज की भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेफाइट के अकरेंस की बात करते हैं, लेकिन ठीक है, कहां ये पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। तो ग्रेफाइट इज अ ग्रेश ब्लैक सब्सटेंस। आपने देखा होगा भाई, नहीं देखा हो तो पेंसिल की लीड अभी आप देख लो अपने सामने, तो पेंसिल में जो लीड लगी हुई है वो लीड ग्रेफाइट ही है, प्योर ग्रेफाइट है, प्योर कार्बन है वो, ठीक है। ग्रेश ब्लैक कलर का होता है। कहां कहां मिलता है? चाइना में, साउथ कोरिया में, रशिया में, इंडिया में। देखो इंडिया में किस्मत इतनी खराब है कि ग्रेफाइट मिल रहा है, डायमंड नहीं मिल रहा। कार्बन के ही दोनों रूप है, दोनों कार्बन ही है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में चला गया हमारा डायमंड, और इंडिया में हम लोगों को ग्रेफाइट से काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैड लक ही खराब है अपना, ये वाला बोल सकते हो बात। मिक्स विथ माइका, क्वार्ट्ज एंड सिलिका। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है वो कई बार क्वार्ट्ज, सिलिका और माइका के साथ मिक्स होकर भी मिलता है, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है। अब आगे देखो, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूं, खुद से बता देता हूं, फिर अपन उसको देख भी लेंगे, क्योंकि बनाना मोर इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तुम्हें बनाने को बोला जाएगा, क्योंकि अगर तुम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को समझो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को थोड़ा समझो, तो बेसिकली ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड क्या था? 3 डायमेंशनल नेटवर्क था, बट ग्रेफाइट क्या है, यहां पर सुनेंगे 2 डायमेंशनल, इट्स अ 2D, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर्स हैं। मतलब इसमें ज्योमेट्री क्या है? हेक्सागोनल। वहां क्या थी? टेट्राहेड्रल। तो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर्स, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर्स। तो हेक्सागन की लेयर्स बनती हैं 2D में, 3D नहीं होता, 2D होता है, इसलिए सॉफ्ट होता है। पेंसिल की लीड लो तुम, खटाक से तोड़ दो, अरे थोड़ा सा ही प्रेशर दोगे टूट जाएगी। सोचो डायमंड नहीं टूटता, डायमंड बहुत हार्डेस्ट है, कार्बन का फॉर्म है भाई, लेकिन पेंसिल की लीड लोगे टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है, क्योंकि उसके अंदर क्लोज पैकिंग नहीं, क्योंकि वो 3D नेटवर्क नहीं बनाता, ये 2D लेयर बनाता है। 2D लेयर भी तुम देख लो कैसे बनाता है, 2D लेयर जानना बहुत जरूरी है भाई। एक लेयर बना रहा हूं मैं हेक्सागन की,
ये एक हैंड्स फ्री बन रहा है तो थोड़ा सा वाहियात ड्राइंग बनेगी, बट तुम्हें बनानी वहां पर हैंड्स फ्री है बेटा, इसलिए ज्यादा मजाक नहीं उड़ाना, देखते हुए चलना, ठीक है। ये हेक्सागन बन गया एंड दिस इज फर्स्ट लेयर, तो दिस इज फर्स्ट लेयर। इसी के नीचे बनती है एक और सेकंड लेयर। अब मैं देखता हूं अगर ये मैं कॉपी कर पाऊं तो, कॉपी 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 कहां होगा यार, फिर से, ठीक है। इसको अपन एक बार कॉपी करके देखते हैं हो रहा है क्या, नहीं कुछ और ही हो गया ये तो, ठीक है। फिर से एक बार कॉपी करके देखते कुछ हो रहा है क्या, कॉपी, हाँ हो गया, ठीक है, वेरी गुड। ये देखो ये एक और आ गया हेक्सागन, बस ये आ गई सेकंड लेयर। ये हो गई भाई कौन सी लेयर, ये हो गई अपनी सेकंड लेयर, ठीक है। अब ये हेक्सागन फॉर्म कर लेंगे, बस ये खींच दिया हमने हेक्सागन, ये एक हेक्सागन हो गया, ठीक है। थोड़ा वाहियात सा बना है, मैंने पहले ही बोल दिया था, लेकिन तुमको भी ऐसे हैंड्स फ्री बनाना बेटा। तो ये एक हेक्सागन, एक और, ये एक हेक्सागन एक और, ठीक है। ये एक और हेक्सागन और ये एक और लास्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा हेक्सागन। तो देखो तुम्हें हेक्सागन की लेयर्स मिल गई हैं। अब ये दो लेयर्स के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, वो एंगस्ट्रॉम में अभी बता दूंगा डेटा से देखकर, वो अच्छा खासा डिफरेंस है इन दोनों लेयर के बीच में, और इतना डिफरेंस है कि दीज टू लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। मतलब ये जो फर्स्ट लेयर है ये सेकेंड लेयर के ऊपर फिसल सकती है, स्लाइड हो सकती है। इसलिए ग्रेफाइट से आप ग्रीस बनाते हो, विच इज अ ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल, जो फ्रिक्शन को कम करता है। तो मशीनों के बीच में ग्रीस लगाना पड़ता है ताकि वेयर और टीयर कम हो, क्योंकि दो मशीन पार्ट्स अगर एक दूसरे को रब करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, जिससे वेयर और टीयर होगा, मशीन भी खराब होगी, एनर्जी भी लॉस होगी। तो वो कम से कम हो उसके लिए अपन ग्रीस लगा देते, क्योंकि ग्रीस क्या करता है, एक लेयर का काम करता है, दो लेयर बीच में आ जाती है तो दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। तो ये चीज होती है। और ये दो लेयर की पैकिंग, ऐसे 3 लेयर 4 लेयर ऐसे नीचे लेयर, तो ये 2D है, एक ऐसे बढ़ रहा है और एक ऐसे बढ़ रहा है। जबकि जो टेट्राहेड्रल था वो सब दिशाओं में बढ़ रहा था, तीनों दिशाओं में, ऐसे भी और ऐसे भी, 3 डायमेंशनल था। ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए इसमें बहुत क्लोज पैकिंग आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका ग्रेफाइट का हो गया। अब वापस आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेने को मैं दे दूंगा अभी, लेकिन अब थोड़ा वापस आते हैं, पढ़ते हैं यहां पर। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, एलोट्रोपिक फॉर्म। अ ग्रेफाइट क्रिस्टल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ शीट और लेयर्स ऑफ कार्बन आइटम्स। तो बेसिकली उसको शीट कहो या उनको लेयर्स कहो कार्बन आइटम्स की, तो शीट या लेयर बनाते हैं कार्बन आइटम्स की। नाउ each carbon atom in graphite layer is bonded to 3 other carbon in the same plane। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बन को पकड़ो और उसको देखो, वो एक ही प्लेन में 3 कार्बनों से बॉन्ड होगा। देखो यहां पर देखो, इस कार्बन को पकड़ते चलो, इस प्लेन में देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड नीचे 3 बॉन्ड। इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड नीचे तीसरा बॉन्ड। इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड नीचे तीसरा बॉन्ड। हर कार्बन आपको कितने बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है एक प्लेन का, और 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि भैया कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 4। तो 1 2 3 और 4, एक यहां बना रहा है, एक यहां बना रहा है और एक नीचे बना रहा है, करेक्ट। तो कितने बेसिकली लेयर्स बना रहा है, 3। तो ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया ना, और इट विल बी हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे सकता है। तो ग्रेफाइट जो होता है भैया वो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए आप देखोगे कि आपके सेल में जो पेंसिल सेल आते हैं ना, रिमोट पे, टीवी में रिमोट में लगते हैं या एसी के रिमोट में लगते हैं, उस रिमोट में जो सेल आता है कभी उसको खोलकर देखना, ऊपर जिंक की कैपिंग है, जिंक की कैपिंग को हटाना, अंदर से काले रंग की रॉड निकलेगी, जो शायद तुम्हारे खोलते खोलते टूट जाए तो वो पाउडर फॉर्म में निकलेगा। तो काले रंग की रॉड किसकी, कार्बन की, ग्रेफाइट है वो भाई, कार्बन की रॉड है, तो दैट इज ग्रेफाइट। तो वो रॉड क्यों निकल रही है कार्बन की, क्योंकि वहां पर ग्रेफाइट था जो सेल में यूज किया गया, और सेल में क्या यूज करती के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी, इसलिए यूज कर रहे हैं। जो आपकी बैटरीज आती है उसकी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उसमें भी यूज होता है। जो आपकी बैटरीज लगती है कार में या इन्वर्टर्स में, उसमें भी यूज होता है, तो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है उसकी।
इसलिए मैं तुमको बोलता हूं, ये जो पेंसिल को लेकर तुम जो सॉकेट में डाल देते हो ना, तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है उसमें जो सॉकेट है, उस सॉकेट में पेंसिल मत डालना कभी, तुमको करंट लग जाएगा उस दिन किसी दिन चिपक जाओगे। अब तुम बोलोगे सर पेंसिल की लीड तो चलो ग्रेफाइट है, लेकिन मान लिया उससे चिपक सकते हैं, लेकिन ऊपर तो वुड की कैपिंग है ना, और वुड की कैपिंग है तो वो तो वुड तो इंसुलेटर है, तो हमको कैसे करंट लगेगा? वुड जब तक है तब तक नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन तुम छोड़ते कहां वुड को? पेंसिल को तो पीछे से भी कुतर लेते हो, तो आगे से तो तुमने शार्प कर रखी और पीछे से चबा चबा कर तुम खत्म कर देते हो लकड़ी, तो पीछे से भी लीड निकल जाती है। अब आगे की लीड पीछे तक आ रही है तो कंडक्टिविटी तो दिखाएगी ना, तो चिपकोगे कि नहीं चिपकोगे? तो या तो पेंसिल को पीछे से कुतरना बंद कर दो, वो तुम करोगे नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि सॉकेट में डालना बंद कर दो पेंसिल को, ताकि करंट ना लगे तुमको। समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर आप देखोगे तो आपको 2D लेयर्स यहां पर मिल रही हैं, और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना रही है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है। आगे बात करते हैं। इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग हेक्सागोनल रिंग्स, तो हेक्सागोनल रिंग्स वो बना रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, टू सेटिस्फाई द फोर्थ वैलेंसी ऑफ कार्बन ईच हेक्सागोनल रिंग हैज 3 ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। हाँ, ये ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होता है, तो हर सेटिस्फाई करने के लिए यहां बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड आ जाता है, और वो डबल बॉन्ड क्या करता है? स्ट्रक्चर के अंदर रोटेट होता रहता है। तो ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप को चेंज करता रहता है, ऑल्टरनेट पोजीशंस को, और यहां पर वो फोर्थ वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। बट अगेन, thus unlike diamond, graphite has a 2-dimensional sheet like layered structure। तो unlike diamond, क्योंकि डायमंड में 3D नेटवर्क है, यहां पर 2D नेटवर्क है, 2D लेयर्ड है। The various sheets or layers are held together by weak van der Waals forces और surface forces और attraction। जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो दो लेयर्स हैं, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती, इन दो के बीच में देयर विल बी हैविंग अ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसको van der Waals फोर्सेस बोलते हैं, जिसके बारे में आप 11th में पढ़ोगे। तो मैं van der Waals वर्ड का यूज नहीं कर रहा, बट इट्स अ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इनके बीच में आप जो फोर्स देखोगे बेटा, वो देखोगे कैसी? इट विल बी हैविंग वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द टू लेयर्स। तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। नाउ दिस इज समथिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो यहां पर आप देखो हेक्सागोनल लेयर बनाई, उसके नीचे हेक्सागोनल लेयर बनाई, और ये बताया। अब देखो, एक प्लेन में जो हेक्सागन बन रहा है उसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.42 एंगस्ट्रॉम। मतलब मैंने जो एक हेक्सागन बनाया था उसमें जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये 1.42 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम याद रखना 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है, तो मतलब 1.42 इंटू 10 की पावर -10 मीटर का है। लेकिन उससे ज्यादा, पहली लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर, पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच का जो डिफरेंस है, ध्यान से देखो, ये डिफरेंस है 3.35 एंगस्ट्रॉम का। मतलब लगभग दुगने से भी ज्यादा है भाई, 2.5 गुना डिफरेंस है। तो जितना कार्बन कार्बन की यहां बॉन्ड लेंथ नहीं है, उससे ज्यादा डिफरेंस उसका नेक्स्ट लेयर वाले उससे है। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में ये डिफरेंस ज्यादा है, और ये डिफरेंस कितना है? 3.35 एंगस्ट्रॉम, लगभग 2.5 गुना है इससे, इस वैल्यू से। तो समझ जाओ लेयर के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है, और इसलिए वीक फोर्सेस के थ्रू ये बॉन्डेड है। स्ट्रॉन्ग होती तो कम डिफरेंस होता ना लेयर के बीच में, तो दो लेयर के बीच में वीक फोर्सेस हैं, इसलिए ये दोनों लेयर बहुत दूरी पर हैं, और ये दूरी अलाउ करती है कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है। तो दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां पर? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव नेक्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन में ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लो डेंसिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि क्लोज पैकिंग है नहीं, क्लोज पैकिंग है नहीं तो वॉल्यूम ज्यादा घेर रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा घेर रहे हैं तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो द कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर लेस क्लोजली पैक्ड एंड हेंस द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज मच लोअर देन दैट ऑफ डायमंड। तो डायमंड के कंपैरिजन में ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है। तो ये इतना हार्ड है ही नहीं, बहुत सॉफ्ट है, पेंसिल की लीड लिखते लिखते ही टूट जाती है। द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक van der Waals फोर्सेस, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं। देयरफॉर वन लेयर कैन इजीली स्लाइड ओवर द अदर। दिस मेक्स ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड हेंस अ यूजफुल ड्राई सॉलिड लुब्रिकेंट फॉर हैवी मशीनरी। तो ये सॉफ्ट होता है और इसलिए ये ल्यूब्रिकेटिंग सॉलिड की तरह काम करता है, ताकि हम हैवी मशीनरी के बीच में उनको लगा सके। क्लियर हो गया? तो यहां पर इसका पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो।
यहां पर हमने एक यूजेस देखा है, उसके बाद यहां पर जो दूसरे यूजेस देखे हैं उनका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर आपको यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, अगली प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। जैसा भी मैंने बताया, ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑल्टरनेट पे डबल और सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन तो एक रह गया ना, जिसके कारण वो डबल सिंगल बॉन्ड चेंज हो रहे हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्टिविटी को अलाउ करेगा। सो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, we know that carbon has 4 valence electrons, but in a graphite crystal each carbon atom is joined to 3 other carbon atoms by covalent bonds to form hexagonal rings. हेक्सागन की रिंग बना रहा है, एक प्लेन में एक कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। अब thus only 3 valence electrons are used for bond formation, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ने यूज करा अपने 4 में से, एक रह गया, and hence the 4th valence electron is free to move. As a result, graphite is a good conductor of heat and electricity. अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन डबल बॉन्ड शिफ्ट होता जाता है, तो आप कहोगे बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट जो हो रहा है या जो शिफ्टिंग हो रही है, इसके कारण आपको क्या देखने को मिलेगी, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ये बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। कौन? ग्रेफाइट। सो यूजेस की बात करें ग्रेफाइट की, अब तो ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस पाउडर ग्रेफाइट इज यूज्ड ईदर एज अ सॉलिड और ड्राई ल्यूब्रिकेंट, तो इसके सॉफ्टनेस के कारण ये ल्यूब्रिकेटिंग की तरह यूज होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल या सॉलिड की तरह, और पेट्रोल और मिक्स विद पेट्रोलियम जेली एज ग्रेफाइट ग्रीस, तो पेट्रोलियम जेली के साथ मिलकर ये ग्रीस का फॉर्मेशन भी कर लेता है, इसलिए ग्रीस बनाने में यूज होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, सिंस ग्रेफाइट इज अ नॉन वोलेटाइल, ग्रेफाइट नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो वेपराइज नहीं होता, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर हैवी मशीनरी, क्योंकि जब हैवी मशीनरी चलती है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होगी तो कोई भी अगर वोलेटाइल ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल लोगे तो वो उड़ जाएगा, हीट दे लेगा और उड़ जाएगा, वेपर बना लेगा। लेकिन ग्रेफाइट नॉन वोलेटाइल है, इसलिए वो वहां पर रहेगा, इसलिए वो हैवी मशीनरी के ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, तो हाई टेम्परेचर जहां होंगे वहां वो उड़ेगा नहीं। तीसरी बात, graphite is a soft and black in color and marks paper black mixed with desired quantity of wax or clay. Graphite is used for making the course of lead pencils. तो wax और clay के साथ मिक्स करके आप उसको पेंसिल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है और पेपर पर मार्किंग कर सकता है, इसलिए इसको हम पेंसिल की तरह भी इस्तेमाल, पेंसिल लीड की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल लीड को भी फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट, Being a good conductor of electricity, graphite is used for making electrodes for dry cells. जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ड्राई सेल के, जैसा मैंने आपको बताया था, सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो बीच में रॉड निकलती है वो कार्बन की रॉड निकलती है, ग्रेफाइट होता है वो बेसिकली, and used for making electrodes for dry cells and electrical accessories. The carbon brushes of electrical motors are also made up of graphite. तो ये बेसिकली ये क्या होते हैं, ये भी ग्रेफाइट के बनते हैं। जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं उनके भी जो कार्बन ब्रशेस होते हैं, जो कार्बन ब्रशेस के थ्रू वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो बार बार चेंज करते हैं ना कॉइल को, तो कार्बन ब्रशेस से वो टच करता हुआ जाता है, तो कार्बन ब्रशेस भी किसके होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं, जस्ट बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी रखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इससे पहले वाले का भी, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे यूजेस थे, ग्रेफाइट के यूजेस अपन ने यहां पर देख लिए, ये भी ग्रेफाइट के यूजेस थे, तो इसको भी अपन ने यहां पर देख लिया। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, जिस पर जनरली क्वेश्चन आता है। दोनों बहुत ऑपोजिट है फिजिकल प्रॉपर्टीज के सेंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों बेसिकली कार्बन ही है, और कार्बन ही है जो एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट का अगर कंपेयर करें तो डायमंड के पास 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, जबकि ग्रेफाइट के पास 2 डायमेंशनल शीट लेयर्ड है। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर। बेंजीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, तो उसको बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये होता है बेंजीन, हेक्सागोन में अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये अल्टरनेट पोजीशंस पे जो डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये आपको ग्रेफाइट में भी दिखेंगे, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो ये आपको ग्रेफाइट में भी दिखेंगे, इसलिए आप इसको बोल सकते हो बेंजीन। तो ये हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं जो 2 डायमेंशनली 2 लेयर्स में जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। आगे चलते हैं। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड ग्रीसी एंड इज यूज्ड एज सॉलिड ल्यूब्रिकेंट फॉर हेवी मशीनरी ऑपरेटिंग एट हाई टेम्परेचर्स। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट है, डायमंड हार्ड है। सॉफ्टनेस होने की वजह से ग्रेफाइट को आप ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की तरह यूज कर सकते हो हैवी मशीनरी में जो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होती है। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
कौन? डायमंड। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है भैया। तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज ऑफ हार्डनेस एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। डायमंड टिप टूल्स डू नॉट ओवरहीट एंड हेंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पसेस। तो ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का डायमंड, बट गुड कंडक्टर है हीट का। इस वजह से इसके जो ड्रिलिंग और जो टिप टूल्स होते हैं, जहां ड्रिलिंग और कटिंग करनी पड़ती है, वहां पर ये ओवरहीट नहीं करते, क्योंकि जब आप कट करोगे तो बहुत ज्यादा हीट मिलेगी, और हीट मिलेगी तो मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही हाई है, तो वो पिघलेगा नहीं और ओवरहीट भी नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी दे देगा, ये हीट को आगे बढ़ा देगा, तो ये ओवरहीट नहीं होगा। इसलिए ड्रिलिंग और कटिंग टूल्स के टिप को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि graphite is a good conductor of both heat and electricity because of high electrical conductivity. Graphite is used for making electrodes of battery and arcs. तो बैटरी और सेल्स के या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के रॉड्स को बनाने के लिए, इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए आप ग्रेफाइट का यूज करते हो। साथ में इलेक्ट्रिक मोटर में जो कार्बन ब्रशेस लगते हैं वो भी आपके ग्रेफाइट के बनते हैं, क्योंकि एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। प्रॉपर्टीज जो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट की, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। यहां पर भी हमने प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया डायमंड और ग्रेफाइट की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन, डायमंड क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विथ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई इट्स अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरीज। जेमस्टोन्स और ज्वेलरीज बनाने में काम आता है, क्योंकि चमकदार होता है, शाइनी होता है। जबकि ग्रेफाइट इट इज एन ओपेक ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। तो ये ग्रेइश कलर का ब्लैक सब्सटेंस होता है, जो ओपेक होता है, जो लाइट को ट्रैवल नहीं करता, तो बहुत ज्यादा शाइन नहीं होती इसके पास। नेक्स्ट, केमिकली डायमंड इज एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव। डायमंड एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि डायमंड को अगर आप देखोगे तो ये बहुत हाई टेम्परेचर से ऑलरेडी बनकर आया है, तो ये कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन का। जबकि ग्रेफाइट की आप रिएक्शन देखोगे तो वो मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या डबल बॉन्ड होते हैं जो उसको अलाउ करते हैं कि वो रिएक्टिव हो जाए। 11th क्लास में सीखोगे कि जो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, तो ग्रेफाइट भी वही स्ट्रक्चर लेता है, तो इसलिए ग्रेफाइट भी क्या होगा? बहुत ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो रिएक्टिव। नाउ डायमंड और ग्रेफाइट की यहां पर हमने बच्चों बात कर ली है। अब हम बात करेंगे तीसरे और लास्ट एलोट्रोपिक फॉर्म के कार्बन की, जिसको हम कहते हैं फलरीन्स। फलरीन्स को हम बकमिंस्टर फलरीन भी कहते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के, बकमिंस्टर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक आर्किटेक्ट का नाम है, जिसने एक डोम बनाया था यूएस में, किसी चीज का एक गुंबद बनाया था, उसने डिजाइन किया था, और उस गुंबद का डिजाइन, उस डोम का डिजाइन फलरीन के स्ट्रक्चर से मेल खाता है। तो उस चीज को रिलेट करने के लिए फलरीन को बकमिंस्टर फलरीन भी कहा जाता है। साथ में इसको C60 भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 60 कार्बन के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स में। तो कुछ पेंटागोनल रिंग्स होंगी, कुछ हेक्सागोनल रिंग्स होंगी, और टोटल मिलकर 60 कार्बन का एक सर्कुलर या कह लो एक स्फेरिकल बॉल होगा, जो फुटबॉल जैसा दिखेगा। तो इसको कई बार फुटबॉल से कंपेयर करते हैं, सॉकर बॉल से कंपेयर करते हैं, इसलिए इसको बक्की बॉल भी कहते हैं। बक्की बॉल पढ़ते हैं। फलरीन्स आर अ न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स, और ये रिलेटिवली नई क्लास है, ये कुछ साल पहले ही आई है, नया एलोट्रोपिक फॉर्म। दे कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रेंजिंग फ्रॉम 60 to 350 और अबव। तो जनरली 60 की रिंग्स ज्यादा आती है, 60 से ऊपर भी आ सकती है, 350 या उससे ऊपर की भी आ सकती है। द C60 फलरीन इज द मोस्ट स्टेबल एंड वाज द फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाइड, जिसमें जो 60 कार्बन की रिंग है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और सबसे पहली रिंग है जिसको अपन ने आइडेंटिफाई किया था एज अ एलोट्रोप। इट कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स which are arranged in the shape of a football or a soccer ball, therefore it is also called bucky ball। तो फुटबॉल और सॉकर बॉल की तरह। अब 60 कार्बन कैसे होते हैं? देखो, पहले कुछ हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ठीक है, और कुछ पेंटागोनल रिंग्स होती हैं, फिर कुछ हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, फिर कुछ पेंटागोनल रिंग्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? अपने आप को एक सॉकर बॉल में फॉर्म कर लेते हैं। मतलब इनको अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली क्या कर लेंगे? एक फुटबॉल का शेप ले लेंगे, तो दे बिहेव लाइक अ सॉकर बॉल, दे अपीयर लाइक अ सॉकर बॉल, इसलिए इसको बक्की बॉल भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बक्की बॉल। और टोटल इसमें कितने कार्बन आएंगे? सब जगह जोड़ोगे तो 60 कार्बन आएंगे, इसलिए इसको C60 भी कहा जाता है। 60 कार्बन से बनता है, इसलिए इसको C60 भी कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और चर्चा। अब इसके आगे और चलते।
इसके आगे का डिस्कशन करते हैं, ये आपको दिखेगा फलरीन, ठीक है। अब इसमें कुछ पेंटागोनल रिंग्स होती है और कुछ हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, और दोनों मिलकर आपको फुटबॉल जैसा शेप दिखाएंगी, बक्की बॉल इसलिए बोलते हैं, और टोटल मिलकर 60 कार्बन होंगे। तो इसमें आपको पूरे 60 कार्बन आपको दिखेंगे। आप देखो तो यहां पर आपको ये एक पेंटागन रिंग दिख रही है, ठीक है, ये पेंटागन हो गई, लेकिन ये आपको रिंग जो दिख रही है ये हेक्सागन दिख रही है, ठीक है। तो ये 6 कार्बन की रिंग है हेक्सागन, और ये 5 कार्बन की रिंग है विच इज पेंटागन। तो ये रिंग्स को आपको डिफरेंस आपको यहां पर दिखेगा। मूविंग अहेड, हाँ, अब कितनी कितनी रिंग होती है? हेक्सागोनल होती है 20 और पेंटागोनल होती है 12, ठीक है। तो जो मैंने बोला कि हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग होती है, तो 6 मेंबर्ड रिंग जो हेक्सागोनल है वो है 20, और जो 12 रिंग्स है वो है 5 मेंबर्ड की पेंटागन। 6 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड टू बोथ 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड। जो 6 मेंबर्ड वाली रिंग्स है वो मतलब हेक्सागोनल रिंग्स जो है वो हेक्सागन को भी फ्यूज करती हैं और पेंटागन को भी फ्यूज करती हैं। बट 5 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड ओनली टू 6 मेंबर्ड रिंग्स, और 5 मेंबर की रिंग जो होती है वो सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग्स को फ्यूज करेंगी। मतलब पेंटागन पेंटागन के साथ फ्यूज होता हुआ नहीं दिखेगा, पेंटागन हमेशा हेक्सागन के साथ फ्यूज होता हुआ मिलेगा। हेक्सागन हेक्सागन के साथ भी मिल सकता है और हेक्सागन पेंटागन के साथ भी मिल सकता है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स, नो टू 5 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर। तो कुल मिलाकर जो दो 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, कोई भी दो 5 मेंबर्ड रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं करेंगी। हर 5 मेंबर्ड रिंग्स 6 मेंबर्ड रिंग्स यानी कि हेक्सागन के साथ फ्यूज करेंगी। फर्दर, because these allotropes looks like dome shaped halls designed by the US architect Buckminster Fuller, उसका नाम था बकमिंस्टर फलर। दे आर कॉल्ड एज बकमिंस्टर फलरीन्स और सिंपली फलरीन्स। तो एक इसका जो शेप है, इस एलोट्रॉप का फॉर्म का जो शेप है वो एक यूएस आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किए गए डोम के साथ मैच करता है, जिसका नाम था बकमिंस्टर फलर। मतलब फलरीन का फलर भी वहीं से उठाया गया भाई। तो बकमिंस्टर फुलर जो था उसका पूरा नाम था, जिस वजह से उस एलोट्रॉप का नाम भी बकमिंस्टर फलरीन रख दिया। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं भाई एलोट्रॉप जो ये डिस्कवर हुआ है ना, ये बकमिंस्टर फुलर करके कोई साइंटिस्ट होगा उसने डिस्कवर किया। नहीं भाई, वो साइंटिस्ट नहीं था, ये आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट था जिसने यूएस में कोई डोम डिजाइन करा था। तो उस डिजाइन का शेप इस एलोट्रॉप पे C60 इसके जैसा दिखता है, तो इसके जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर फलर, उस आर्किटेक्ट को सम्मान देने के चक्कर में इसका नाम वो रख दिया गया है। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बकमिंस्टर फलर इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अनलाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट व्हिच आर जायंट मॉलिक्यूल्स containing thousands and thousands of carbon atoms. C60 fuller is a very small molecule containing only 60 carbons. पहली बात तो ये सॉलिड होता है एंड इट्स अ डार्क सॉलिड, काले रंग का होता है रूम टेम्परेचर। दूसरी बात, ये जाइंट मॉलिक्यूल नहीं होता। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड में कोई लिमिट नहीं है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क जितना चाहे बना ले डायमंड, ग्रेफाइट 2D लेयर्स जितनी चाहे बड़ी बना ले, कोई कार्बन की लिमिट नहीं है। ये छोटा मॉलिक्यूल है फलर, इसमें सिर्फ 60 कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म मिलेगा जिसमें सिर्फ 60 कार्बन होंगे, C60। अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी इन विच द 3 एलोट्रोप्स differ from one another is their hardness. Whereas diamond is extremely hard, graphite is soft, Buckminster fullerene on the other hand is neither very hard nor very soft. तो Buckminster fuller जो है वो ना बहुत ज्यादा हार्ड है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, वो दोनों के बीच में आता है। डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड, जो ग्रेफाइट है वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट, जो बकमिंस्टर फलरीन है वो बहुत बीच में आता है दोनों के। तो फलरीन की हार्डनेस इन दोनों के बीच में लाए करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज है फलर की, पूछी जा सकती है, आज तक नहीं पूछी क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली डायमंड और ग्रेफाइट की इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उसी की पूछी जाती है। बट फिर भी अगर आपसे कभी पूछ लें फिजिकल प्रॉपर्टीज फलर की, बकमिंस्टर फलरीन की सॉरी, तो वहां पर आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। तो यहां पर हमारा बच्चों एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन का जो वीडियो था जिसमें हमने तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट और फलरीन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है, और उनकी सिर्फ अपीयरेंस या स्ट्रक्चर नहीं बल्कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस करा है, क्योंकि तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट करेंगी, तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में अच्छा खासा फर्क होगा। समान क्या होंगी? समान होंगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि अल्टीमेटली है तो सब कार्बन ही, तो कार्बन की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जिससे वो रिएक्ट करेगा वो तीनों में करेगा, जिससे वो रिएक्ट नहीं करेगा तीनों में नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम कार्बेट्स कंपाउंड्स का एक और नया ताजा तरीन लेक्चर लेकर आएंगे। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, वीडियो में कोई डाउट है या कोई फीडबैक देना या तारीफें भी करनी है तो भैया कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएंगे, क्योंकि कमेंट बनाए इसलिए गए ताकि आपकी बात हम तक पहुंचाई जा सके।
और यकीन माने हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं, उस समय नहीं हम रिप्लाई करते। हमारी बहुत बड़ी टीम है एक लोगों की, वो पूरे कमेंट देखती है, तो वो पूरे कमेंट को जो है हम तक पहुंचाती है, फिर हम लोग उस वीडियो में कैटर करते हैं या कभी लाइव सेशंस जो अब आने वाले एग्जाम टाइम में, उसमें हम आपके सारे डाउट्स को बहुत अच्छे से कैटर करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें भाई, और चैनल का लिंक जहां जगह मिले वहां पर पोस्ट कर दो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहां जो दो मैसेंजर हो, व्हाट्सएप जितने चैनल ग्रुप बना रखे तुमने, उन सब पर जाकर इसको पोस्ट कर दो, और जितना हो सके चैनल को स्प्रेड करो और लोगों तक बताओ कि भैया फ्री एजुकेशन मिल रही है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के चैनल पर। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच बच्चों।